हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वेक्टर के सभी सूत्र। जी हां दोस्तों, वेक्टर अलजेब्रा के जितने भी सूत्र हैं आज मैं पूरे लेकर के आ गया हूं। यदि आपको भी वेक्टर कठिन टॉपिक लगता है तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो को देखने से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है। वेक्टर पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, प्लस एक एक क्वेश्चन को आप कर पाओगे। इस तरीके से मैंने सूत्रों को मेंटेन किया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, प्लस इसकी पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ आरपी को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी बिंदु, कोई भी बिंदु जो कि अगर 3D में स्थित है तो उसका स्थिति सदिश क्या होता है, सबसे पहले ये बात मायने रखती है, ठीक है। तो किसी भी बिंदु P का स्थिति सदिश क्या होता है, ये P की जगह कोई भी बिंदु आप ले सकते हो, ठीक है। इसका स्थिति सदिश कैसे बताते हैं हम, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये है क्या, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास ये एक 3D है और ये देखिए यहाँ पर मिला देता हूँ, ये त्रिविमीय है समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर कोई बिंदु ये स्थित है ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई बिंदु यहाँ पर अगर ये स्थित है, मान लो ए बिंदु है, तो इसका हम क्या करेंगे, अगर हमें स्थिति सदिश बताना है तो किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश अगर आपको बताना है तो सबसे पहले उस बिंदु को मूल बिंदु से मिला दिया जाता है, वही उसका स्थिति सदिश होता है दोस्तों, वही उसका स्थिति सदिश होता है। और इसको हम आर वेक्टर से भी दर्शाते हैं, ठीक है। स्थिति सदिश को आर वेक्टर से भी दर्शाते हैं। और ये जो होता है एक्स से कुछ दूरी पर होता है, प्लस वाई से कुछ दूरी पर होता है, प्लस जेड से कुछ दूरी पर होता है, क्योंकि ये 3D में है भैया, 3D में है तो इसको हम दर्शाते हैं एक्स आई कैप। ये आई कैप जो है वो एक्स की दिशा में इसकी दूरी को दर्शाता है, प्लस वाई जे कैप जो है ये वाई की दिशा में इसकी दूरी को बताता है, प्लस जेड जो है जेड के कैप जो है वो जेड की दिशा में इसकी दूरी को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। तो किसी भी बिंदु, जैसे मान लो कि P है तो उसका स्थिति सदिश होगा OP वेक्टर। O जो है मूल बिंदु है और P जो है वो बिंदु है, ठीक है। तो उस बिंदु को हम मूल बिंदु से मिलाएंगे तो वो इसका जो है स्थिति सदिश हो जाएगा। अब देखो किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाता है। कोई भी सदिश अगर दिया है तो उसका परिमाण हम कैसे निकालेंगे ये आपको बताते हैं। जैसे अगर हम ये OP वेक्टर का परिमाण अगर हमें निकालना है ना भैया, तो OP वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम करना क्या है, आई कैप का जो गुणांक है उसका वर्ग करना है, प्लस जे कैप का जो गुणांक है उसका वर्ग करना है, प्लस के कैप का जो गुणांक है उसका वर्ग करना है, और तीनों को जोड़ करके अंडर रूट निकाल देना है, वही इस सदिश का परिमाण हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण लेकर के बताता हूँ। जैसे आपके सामने दे दिया जाए AB वेक्टर, ठीक है। अब इसका आपको परिमाण AB वेक्टर का मान कुछ ले लेता हूँ, जैसे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। अब अगर हमें इसका परिमाण निकालना है, परिमाण को जनरली हम AB वेक्टर का मॉड इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। तो परिमाण निकालने के लिए I का गुणांक 2 का वर्ग करेंगे, जे का गुणांक 3 का वर्ग करेंगे, के का गुणांक 4 का वर्ग करेंगे और पूरे का हम अंडर रूट निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से 2 दूना 4, 3 तिक्को 9, 4 चौके 16, इस तरीके से 16 4 20 और 9 29, तो अंडर रूट 29 जो आया इस वेक्टर का परिमाण आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का परिमाण निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखो, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश क्या होता है। दो बिंदुओं को मिलाने वाला, जैसे मान लो कि एक बिंदु ए ये है जिसके निर्देशांक हैं x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, इस बिंदु का, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये दूसरा बिंदु है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। यहाँ पर देखो, अब अगर हमें ए से बी को मिलाने वाले सदिश का हमें क्या करना हो, वहाँ पर अगर हमें ए से बी को मिलाने वाले सदिश को अगर हमें ज्ञात करना हो, ठीक है, ए से बी को मिलाने वाले सदिश को अगर ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम करेंगे क्या, x2 से x1 को घटा देंगे और आई कैप लगा देंगे, प्लस y2 से y1 को घटा देंगे और जे कैप लगा देंगे, प्लस z2 से z1 को घटा देंगे और के कैप लगा देंगे। इसी तरीके से आप किसी भी बिंदु का जो है मिलाने वाले सदिश को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर एक बिंदु ये है P और एक बिंदु ये है Q, ठीक है। इसके निर्देशांक दे दिया जाए 1 2 3 और इसके निर्देशांक दे दिया जाए 2 3 5 और कह दिया जाए कि P और Q को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करो, तो इसको हम दर्शाएंगे PQ वेक्टर से, ठीक है। और कैसे निकालेंगे, 2 से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1 और उसके साथ आई कैप, प्लस 3 से 2 को घटाएंगे क्या आएगा 1 और उसके साथ जे कैप, 5 से 3 को घटाएंगे कितना आएगा 2 इसके साथ के कैप। ये हो जाएगा P और Q को मिलाने वाला सदिश। इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी सदिश का निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखो किसी सदिश के घटक क्या होते हैं।
अगर एक सदिश है जैसे ए बी वेक्टर है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो इसके सदिश घटक और अदिश घटक क्या होंगे। देखो सदिश के दो प्रकार के घटक होते हैं, एक होता है अदिश घटक और एक होता है सदिश घटक। तो जैसे ये वेक्टर है तो इसके अदिश घटक जो होंगे दोस्तों ये इसके गुणांक होंगे, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, इनको हम अदिश घटक कहते हैं। और सदिश घटक जो है दोस्तों इन्हीं को हम कॉमा में करके अलग अलग लिख देंगे, ये उनका सदिश घटक हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अदिश घटक जो है ये बिना दिशा वाले होते हैं, तो x के साथ कोई दिशा नहीं लगा, y के साथ भी कोई दिशा नहीं है, z के साथ भी कोई दिशा नहीं है। और सदिश घटक में x के साथ i कैप जो है मात्रक सदिश है, दिशा बता रहा है, y के साथ में j कैप मात्रक सदिश है, दिशा बता रहा है, z के साथ में k कैप मात्रक सदिश है, दिशा बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अदिश और सदिश घटक किसी भी वेक्टर के आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब किसी सदिश का मात्रक सदिश क्या होता है। देखो कोई भी सदिश जो लिखा होता है वो परिमाण और प्लस दिशा के साथ वो लिखा जाता है। कोई भी सदिश जो है परिमाण और दिशा के साथ में लिखा जाता है। तो अगर हमें उसमें मात्रक सदिश निकालना है, चूंकि मात्रक सदिश दिशा को ही बताता है, तो मात्रक सदिश निकालने के लिए हम लोग उसमें उसके परिमाण का भाग दे देते हैं। और मात्रक सदिश को किसी भी वेक्टर का उसके ऊपर कैप लगा करके दर्शाया जाता है। जैसे अगर ए वेक्टर का हम मात्रक सदिश निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर इस तरीके से कैप लगा देंगे। ठीक है, ए कैप बराबर क्या होगा, ए वेक्टर में उसके परिमाण का हम भाग दे देंगे, ये हो जाएगा उसका मात्रक सदिश। जैसे अगर ए बी वैक्टर का मान दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और इसका हमें मात्रक सदिश निकालना है, तो मात्रक सदिश निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी वैक्टर में भाग दे देंगे ए बी के परिमाण का। तो ए बी वैक्टर इस तरीके से लिख देंगे और ए बी का परिमाण हम एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और अंडर रूट करके निकाल लेंगे। तो ये जो हो जाएगा इसका मात्रक सदिश हो जाएगा। ठीक है, और देखो मात्रक सदिश जो होता है वो किसी भी वेक्टर की दिशा को बताता है। मात्रक सदिश का काम क्या है, किसी भी वेक्टर की दिशा को बताना। और मात्रक सदिश का मान हमेशा एक होता है, ध्यान दीजिएगा, मात्रक सदिश की वैल्यू हमेशा एक होती है। और अगर आपको कभी कह दिया जाए कि ए वेक्टर की दिशा में आपको n परिमाण वाला मात्रक सदिश देना है तो कैसे देंगे। अगर किसी भी वेक्टर की दिशा में हमें कोई परिमाण वाला सदिश निकालने के लिए कह दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। जैसे अगर आपको कह दे कि ए बी वेक्टर ये दिया गया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप और कह दिया जाए कि इसकी दिशा में आप 5 परिमाण वाला मात्रक सदिश ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम इसका मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। तो इसका मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए इसके परिमाण का इसमें डिवाइड देंगे। तो सर्वप्रथम हम ए बी का परिमाण निकालेंगे। तो परिमाण निकालने के लिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 9 16, ये आ जाएगा अंडर रूट में 29। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम भाग दे देंगे अंडर रूट का 29। तो यहाँ पर जो मात्रक सदिश आएगा, देखो मात्रक सदिश को कुछ भी ले सकते हो, ए कैप बी कैप सी कैप जिससे भी आप दर्शाना चाहो। तो यहाँ पर देखो 2 बटे अंडर रूट 29 आई कैप प्लस 3 बटे अंडर रूट 29 जे कैप प्लस 4 बटे अंडर रूट 29 के कैप, ये आ गया मात्रक सदिश। अब ये मात्रक सदिश आ गया और कह रहा है 5 परिमाण वाला मात्रक सदिश निकालो, तो इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे सब में। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 परिमाण वाला मात्रक सदिश। तो इस तरीके से किसी भी परिमाण वाले मात्रक सदिश को आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दिक् अनुपात तथा दिक् कोसाइन क्या होता है किसी भी वेक्टर के। तो कोई भी वेक्टर अगर दिया गया है तो उसके दिक् अनुपात तथा दिक् कोसाइन कैसे बताएंगे। तो कोई भी वेक्टर जैसे मान लो कि ओपी वेक्टर आपको दिया गया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर देखो जो दिक् अनुपात होंगे ना, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया, इनको हम दिक् अनुपात कहते हैं। तथा दिक् कोसाइन कौन कौन से हैं, जैसे देखो ये अगर ओपी वेक्टर ये दिया गया है, अब ये क्या करेगा, एक्स अक्ष के साथ भी कोई कोण बनाएगा, तो एक्स अक्ष के साथ के कोण को अल्फा कहते हैं। और यही जो है वाई अक्ष के साथ भी एक कोण बनाता है जिसको बीटा कहते हैं। और यही जो है जेड अक्ष के साथ भी एक कोण बनाता है जिसको हम गामा कहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि इन कोणों का हम कॉस निकाल लें। ठीक है, इन कोणों का हम कॉस निकाल लें और वही होता है इनका दिक् कोसाइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिक् कोसाइन जो होता है इसको हम जो एक्स अक्ष के साथ जो दिक् कोसाइन, ये अल्फा कोण का जो दिक् कोसाइन होता है इसको हम यल से दर्शाते हैं। यल बराबर कॉस अल्फा, यम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। ठीक है,
और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू यहाँ पर एल जो आता है, कॉस अल्फ़ा की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हमें चीज़ यहाँ पर मिलती है कि एक्स में हम उसके परिमाण का भाग देंगे तो हमें एल का मान निकलेगा, और एम का मान अगर निकालना है तो वाई में उसके परिमाण का भाग देंगे, और जेड में उसके परिमाण का भाग दे देंगे तो हमें एन का मान निकल जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दिक् अनुपात तथा दिक् कोसाइन के। ठीक है, और साथ में देखो इनमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 आता है। आप इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 हमेशा आएगा। ठीक है, और चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखो, अगर कह दिया जाए कि दो सदिश संरेख हैं, या फिर दो सदिश संरेख कब होंगे, दो वेक्टर संरेख कब होंगे। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ये दिया गया है, ए वेक्टर बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर दिया गया है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब अगर कह दिया जाए कि ये दो वेक्टर संरेख कब होंगे, तो ये दो वेक्टर संरेख तब होंगे जब ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर का कुछ गुणा में हो। ठीक है, कुछ गुणे में होगा तभी ये दोनों संरेख होंगे, या फिर बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के कुछ गुणे में हो तभी दोनों संरेख होंगे, या फिर इसके गुणांकों का अनुपात, इसके गुणांकों के अनुपात जो है तीनों बराबर हों। जैसे a1 और b1 का अनुपात जो है वो a2 और b2 के अनुपात के और a3 और b3 के अनुपात के बराबर हो, तब ये दोनों सदिश जो हैं ये संरेख हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो समान सदिश कब होते हैं। जैसे मान लो ए वेक्टर ये दिया गया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और बी वेक्टर दिया गया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब दोनों सदिश अगर कह दिया जाए कि समान है तो क्या होगा, इनके संगत गुणांक जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे। जैसे x हो गया वो a के इक्वल हो जाएगा, प्लस y j का गुणांक जो है b j है तो यहाँ पर y जो है वो b के इक्वल हो जाएगा, और z जो है वो c के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो खंड सूत्र क्या होता है, सेक्शन फार्मूला। जैसे देखो ये आपको क्या कह दिया जाए, ये जैसे o से b तक ये ओ बी वेक्टर है, इसको हमने बी वेक्टर मान लिया, और ओ से ए तक जो ये बिंदु है इसका जो स्थिति सदिश है वो ए वेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो ए बी है ना, ए बी को जो मिलाने वाला वेक्टर है इसको ये बिंदु पी क्या कर रहा है, इसको बिंदु पी एम और एन के अनुपात में विभक्त कर रहा है। अब अगर हम क्या करें, इस ओ पी वेक्टर को ज्ञात करना चाहते हैं, यानी कि इस पी बिंदु के स्थिति सदिश निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूले बनाए गए हैं। चूँकि यहाँ पर ये अंतः विभाजन कर रहा है, एक स्थिति और होती है जिसमें ये बाह्य विभाजन करता है कहीं यहाँ पर स्थित होकर के, ठीक है, या फिर इधर होकर के बाह्य विभाजन करता है। तो दो स्थितियों में इसके दो दो फार्मूले बनते हैं। जैसे अंतः विभाजन का निकालना हो तो आर वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटे एम प्लस एन, और अगर बाह्य विभाजन का निकालना हो तो आर वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर, यहाँ पर सभी जगह जहाँ जहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस आ जाएगा बस। और अगर ये कह दिया जाए कि एम बराबर एन है, यानी कि ये जो पी बिंदु है ये ए बी के मध्य बिंदु पर स्थित है, यानी कि ए बी का मध्य बिंदु है, तो इसके जो स्थिति सदिश आएगा ना वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का 2 से डिवाइड कर देंगे वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले खंड सूत्र के बहुत ज़्यादा खास हैं। अब यहाँ पर देखो दो सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल इसे क्यों कहते हैं, इसी को इंग्लिश में डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अदिश गुणनफल इसलिए कहते हैं क्योंकि दो वेक्टरों का जब हम इस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो एक अदिश राशि आएगी, अदिश राशि आएगी, इसलिए इसको अदिश गुणनफल कहेंगे। और अभी जो सदिश गुणनफल होता है उसमें जो राशि आती है वो सदिश राशि होती है, और इसमें कोई दिशा नहीं रहेगी गुणनफल करने के बाद जो राशि मिलेगी। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो जैसे मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश दिए गए हैं, एक सदिश है ए वेक्टर और एक सदिश है बी वेक्टर, दो सदिश दिए गए हैं, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा इसको एक डॉट से दर्शाते हैं, एक बिंदु से। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण और कॉस थीटा के गुणनफल के इक्वल होगा, इस तरीके से। ठीक है, या फिर इसी को ए बी कॉस थीटा लिख सकते हो, और थीटा जो है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी दे देगा कि दो वेक्टर हैं जिनका अदिश गुणनफल इतना है तो उनके बीच का कोण ज्ञात करो, तो कोण कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर का ये अदिश गुणनफल आपको दे देगा, ठीक है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण दे देगा, तो कोण निकालना है तो कॉस थीटा और इसका इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर के बटे में ये वाली चीज़ें पूरी आ जाएंगी। ठीक है, तो कॉस थीटा जो है यहाँ से जब थीटा रखेंगे और कॉस का इधर पक्षांतर कर देंगे तो कॉस इनवर्स यहाँ पर ये कोण इसका, आप दोनों सदिशों के बीच जो कोण थीटा है इसका मान आप इस सूत्र से निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक विशेष स्थिति बनती है, दो सदिश अगर लंबवत हैं, यानी कि जैसे एक ए वेक्टर हो गया और बी वेक्टर हो गया,
दोनों के बीच अगर 90 डिग्री का कोण है तो यहाँ पर क्या होगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है। क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो जब इस जगह पर हम cos 90 की वैल्यू रखेंगे तो जीरो, तो सबको जीरो कर देगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो जीरो हो जाएगा। कब? जब दो सदिश लंबवत हों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट वो जीरो है तो यहाँ पर तीन स्थितियाँ हो सकती हैं। या तो ए वेक्टर जीरो होगा, या फिर बी वेक्टर जीरो होगा, या फिर ये दोनों सदिश लंबवत होंगे, ठीक है। ये बहुत खास चीज़ है, क्वेश्चंस में यूज होती है। अब यहाँ पर देखो, आई का अगर आई कैप के साथ हम डॉट प्रोडक्ट निकालें, जे कैप का जे कैप के साथ निकालें, या फिर के कैप का के कैप के साथ निकालें तो वो एक आता है। यानी कि अगर सेम चीज़ का सेम चीज़ के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो एक आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच जो कोण होता है वो जीरो होता है, और जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो आई गुड़े कॉस 0 डिग्री आएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर ये हमें 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। और जब इनका अदला बदली करेंगे, जैसे आई का जे के साथ करें, या फिर जे का के साथ करें, या फिर के का आई के साथ करें, तो ये जीरो आता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच आई जो होता है वो एक्स अक्ष का होता है, और वाई जो होता है, यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये दिया गया है आपको, जैसे ये एक 3D दी गई है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष का जो मात्रक सदिश होता है वो आई कैप होता है, वाई अक्ष का जे कैप होता है, जेड अक्ष का के कैप होता है। तो अगर हम आई और जे का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इन दोनों के बीच थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो जब कॉस 90 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो ये तो जीरो कर देगा ना सबको, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसे ही सभी 90 डिग्री पर हैं तो इसलिए सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब जैसे मान लो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, दो वेक्टरों का अगर डॉट प्रोडक्ट लिखा गया है तो वो क्या कर सकते हैं, उसको हम एक वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा सूत्रों में ये इकट्ठा यूज में आ जाती है। अब जैसे देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है ना वो उनके उल्टे, जैसे बी वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्थिति पर। अब यहाँ पर देखो, जैसे तीन वेक्टर दिए गए हैं तो ए वेक्टर जो है उसका डॉट प्रोडक्ट करना है दो वेक्टरों के योगफल के साथ। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, और ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, और दोनों प्लस में हो जाएंगे। बहुत ही खास सूत्र है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे, जैसे ए वेक्टर की वैल्यू हमें ये दी गई है और बी वेक्टर की वैल्यू हमें ये दी गई है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने के लिए कहा जाए तो सीधा कर देंगे, A1 का A2 के साथ गुणा प्लस B1 का B2 के साथ गुणा प्लस C1 का C2 के साथ गुणा कर देंगे, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है, बस सिंपल यही तरीका है। अब यहाँ पर देखो, अब देखेंगे एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप क्या होता है। जैसे ए वेक्टर का बी वेक्टर पर अगर हमें प्रक्षेप निकालना हो, दो सदिश दिए गए हैं, और ए वेक्टर का बी वेक्टर पर अगर प्रक्षेप निकालना है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर रख देंगे, और जिस पर प्रक्षेप निकालना है उसके ऊपर रखेंगे। जैसे बी वेक्टर पर हमें प्रक्षेप निकालना है तो बी वेक्टर को नीचे रखेंगे इसके परिमाण को, और इसके ऊपर दोनों का अदिश गुणनफल रख देंगे। अब अगर हमें कह दिया जाए कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करो, तो ए वेक्टर का परिमाण नीचे रखेंगे और इसके ऊपर दोनों का अदिश गुणनफल रख देंगे, बस यही तरीका है। अब यहाँ पर देखो आ चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। इसका देखिएगा बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ है ये। यहाँ पर देखो, सदिश गुणनफल में क्या होता है कि अगर हम दो क्वांटिटी का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट इसी को कहते हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो दिशा के साथ आएगी, साथ में उसका मात्रक सदिश भी रहेगा। जबकि अदिश गुणनफल में ये चीज़ें नहीं थी, यहाँ पर इसका डायरेक्शन भी रहेगा साथ में। जैसे देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर हम सदिश गुणनफल कर रहे हैं तो ए वेक्टर का परिमाण गुणे बी वेक्टर का परिमाण और साइन थीटा, साथ में यन कैप। यन कैप क्या है, गुणनफल की दिशा बता रहा है। जैसे मान लो बता रहे हैं आपको, जैसे मान लो एक ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ठीक है, ए वेक्टर ये बी वेक्टर, और अगर हम इन दोनों का क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पर जो सदिश आएगा वो इन दोनों के लंबवत आता है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के लंबवत आता है। अब अगर इसी की डायरेक्शन पलट दें, बी वेक्टर गुणे ए वेक्टर कर देंगे ना, तो ये चीज़ जो ऊपर जा रही थी
ये नीचे जाने लगेगी ऐसे, ठीक है, दिशा चेंज हो जाएगी। साथ में इसका कैप भी रहेगा, जो कुछ भी इसकी डायरेक्शन होगी वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें डायरेक्शन को भी दर्शाना होता है क्योंकि ये सदिश गुणनफल है। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा और एन कैप जो है डायरेक्शन को बता रहा है। अब यहाँ पर देखो, अब अगर हमें इसका परिमाण निकालना हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बाद जो चीज़ आएगी उसका हम परिमाण कैसे निकालें, तो परिमाण में हमें दिशा दर्शाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब हम इसका माड करेंगे, इस पूरे का परिमाण करेंगे, तब यहाँ से डायरेक्शन को हटा दिया जाएगा और ए वेक्टर और बी वेक्टर साइन थीटा सीधा सीधा आ जाएगा। अब अगर कह दिया जाए कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों के बीच आपको क्रॉस प्रोडक्ट दे दे और कहे कि इन दोनों के बीच का कोण थीटा ज्ञात करो, तब क्या होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का सूत्र जो होगा, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा, अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो इसका पूरे का पक्षांतर कर देंगे, तो ए वेक्टर पूरे बी वेक्टर बटे में ए का परिमाण और बी का परिमाण, इस तरीके से आ जाएगा साइन थीटा। तो इस तरीके से आप दोनों के बीच ये कोण निकालने का सूत्र जनरेट कर सकते हो, जो कि आपके सामने दिख रहा है इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यदि दो सदिश संरेख हों तब सदिश गुणनफल के लिए क्या शर्त है, दो सदिश यदि संरेख होंगे तो उन दोनों का क्या आएगा, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो आएगा। अब क्यों ऐसा, अगर दो सदिश संरेख हैं तो उनके बीच कोण क्या होगा, जैसे मान लो एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, कह दिया जाए कि भैया दोनों संरेख हैं तो इनके बीच कोण तो भैया थीटा तो जो है वो 0 डिग्री हो गया। अब जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो साइन 0 बराबर क्या आएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो ये बहुत ही खास स्थिति थी। यहाँ पर देखो, अगर आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि दो सदिश संरेख हैं तो समझ लीजिएगा कि उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0 है, सिंपल सी चीज़। अब यहाँ पर देखो, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 वेक्टर है, क्योंकि सदिश है तो यहाँ पर वेक्टर भी दर्शाना है, यहाँ पर भी आपको वेक्टर दर्शाना है, ठीक है। अब देखो, तो ए वेक्टर यहाँ पर भी 3 स्थितियाँ बनेंगी, या तो ए वेक्टर का मान 0 है, या फिर बी वेक्टर का मान 0 है, या फिर दोनों वेक्टर क्या हैं भैया, संरेख हैं या फिर समांतर हैं, ठीक है। तभी तो ये स्थिति बनेगी कि उन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। अब देखो, खास चीज़ यहाँ पर कि अगर आई का हम आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो तो 0 आएगा। क्यों आएगा, देख लीजिए। जैसे मान लो ये है एक्स अक्ष का डायरेक्शन बताने वाला मात्रक सदिश आई कैप, और आई कैप का जब आई कैप के साथ ही हम करेंगे तो कोण तो भैया 0 है, थीटा तो 0 हो गया, तो साइन 0 क्या कर देगा, साइन 0 पूरे को 0 कर देगा ना। तो आई का आई कैप के साथ 0, जे का जे के साथ 0, के का के के साथ 0, और यहाँ पर ये सभी वेक्टर आएंगे, ठीक है, वेक्टर आएंगे, शून्य वेक्टर, सभी यहाँ पर जितने भी आएंगे वेक्टर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सेम का सेम के साथ करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, जबकि डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 1 आता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर आई का जे के साथ करेंगे तो क्या आएगा, के कैप आएगा। ये क्यों आएगा, अभी बता रहे हैं। के का जे के साथ करेंगे तो आएगा माइनस का आई कैप, जे का के साथ करेंगे तो आएगा प्लस का आई कैप। कैसे, आपको इसके लिए इस चक्र को याद करना है। आई जे के की डायरेक्शन में हमें इस तरीके से चलना है, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर आई का जे के साथ हम सदिश गुणनफल करेंगे तो वो हमेशा के आएगा, जे का के साथ अगर सदिश गुणनफल करेंगे तो वो आई आएगा, ठीक है, जे का के साथ करें तो वो आई आएगा। अब के का आई के साथ अगर करेंगे तो वो क्या आएगा, जे आएगा, आई का जे के साथ करेंगे तो वो क्या आएगा, के आएगा। लेकिन अगर हम कह दें कि के का जे के साथ करो, अभी तक तो हम ऐसे चल रहे थे लेकिन अब ऐसे चलने लगे, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो के का जे के साथ जब करने के लिए कह देना, डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। के का जे के साथ करने के लिए डायरेक्शन चेंज हुई तो माइनस का आई कैप, और जे का आई के साथ करने के लिए कह दे तो माइनस का के कैप, आई का के साथ करने के लिए कह दे तो माइनस का जे कैप। ध्यान दीजिएगा, जब उल्टा नाचेंगे तो चिन्ह माइनस का लगेगा, जब सीधा चलेंगे तो चिन्ह प्लस का लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ही देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस का बी वेक्टर गुणे ए वेक्टर, क्योंकि जैसे ही हम चीज़ों को पलटेंगे तो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखो, हम दो वेक्टर्स का सारणिक विधि से, ठीक है, सारणीयन विधि नहीं है, सारणिक विधि है, ठीक है, इसे लिख लीजिए।
सारणिक विधि से क्या करेंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। कैसे, जैसे मान लो ए वेक्टर ये दिया गया है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, और बी वेक्टर दिया गया है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। और अगर हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो इसके लिए इस सारणिक को हमें सॉल्व करना होगा। इस सारणिक में हम पहली पंक्ति जो है इसमें आई कैप जे कैप के कैप रख देंगे, दूसरे में a1 a2 a3 इसके पूरे, और नीचे वाले में इसके पूरे। और इसको आप किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के सापेक्ष सॉल्व कर लेंगे तो ए क्रॉस बी का परिमाण आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। जैसे एक त्रिभुज ABC आपको दे दिया जाए, कह दिया जाए ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो हमें इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और दोनों के बीच कोण क्या दे दिया जाए, थीटा दे दिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा ना दोस्तों वो 1/2 और मॉड ऑफ ए क्रॉस और बी क्रॉस के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दे, जैसे मान लो ये एक आपको समांतर चतुर्भुज दे दिया ABCD और इसका एरिया आपको निकालना है, तो सर्वप्रथम इसको त्रिभुज जैसे दो भागों में बांट लेंगे। अब जब यहाँ पर 1/2 था त्रिभुज वाले में, तो अगर हम यहाँ पर 2 त्रिभुज हो गए तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे बस, तो 2 से कट जाएगा तो बचेगा सिंपल ये चीज़। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर का परिमाण। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। अगर 3 वेक्टर दिए गए हैं और उन वेक्टरों में हमें 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसके साथ तीसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इस सारणिक को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपली पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आई कैप जे कैप और के कैप का जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आपसे बहुविकल्पी में पूछ लेता है, तो इनको स्मरण कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।